नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। लगता है कांग्रेस चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाने में जुटी है। हरियाणा में शर्मनाक हार का सिलसिला महाराष्ट्र में भी जारी रहा। महाविकास आघाड़ी को लीड कर रही कांग्रेस ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है, जिससे पार्टी के अंदर हड़कंप मचा है। कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चौहान ने जमकर राहुल गांधी को कोसा है। कांग्रेस से पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान दक्षिण कराड़ सीट से हार गए। उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप पर निशाना साधा। चौहान ने कहा कि हमारी लीडरशिप बेहद खराब थी, ये भी हमारी हार की एक वजह हो सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम नेता हार का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ रहे हैं। इधर क्षेत्रीय दलों में शिवसेना बनाम शिवसेना की जंग में एकनाथ शिंदे विजयी रहे, जबकि जनता ने उद्धव ठाकरे को नकार दिया। वहीं चाचा शरद पवार को जनता ने बता दिया कि उनके असली उत्तराधिकारी अजीत पवार हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा था। खासकर महाराष्ट्र के नतीजों से पार्टी फ्रंट फुट पर आकर खेल रही थी। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 13 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार मिली है। हरियाणा और अब महाराष्ट्र में हार से कांग्रेस के सामने अब क्या विकल्प बचे हैं? क्या उद्धव की राजनीति पर फुल स्टॉप लग गया है? क्या अब शरद पवार सक्रिय राजनीति से लेंगे संन्यास? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो कांग्रेस का ही। कांग्रेस ने हरियाणा हार का जो सिलसिला था वो महाराष्ट्र तक जारी रहा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो हार से कभी कोई सबक नहीं सीखती। 2014 हारी, एंटनी कमेटी बना दी। वो कमेटी की रिपोर्ट कहाँ गई किसी को पता नहीं। मीडिया में खबर आ गई कि कमेटी में ये कहा गया, वो कहा गया, लेकिन इलाज क्या किया ये किसी को मालूम नहीं। अब 2019 हार गए, 2024 हार गए। अब नई टेक्निक इन्होंने बना ली है कि हार को ये कहते कि भाई मॉरल विक्ट्री हो गई। हार को ये लोग बताते क्या है? मॉरल विक्ट्री। और वैसे वैसे पत्रकारों से घिरे हुए ये लोग कि जो पार्टी 99 सीट में फंस गई, चुनाव हार गई और ऐसा पंप दे दिया राहुल गांधी को, तो वो जीत की मुद्रा में आ गए कि भाई हम तो जीत गए, मोदी हार गए। भाई मोदी प्रधानमंत्री बन गया। तो जिस पार्टी के लीडरशिप का दिमागी हालत इतना डिरेल हो, जिसको हार और जीत का फर्क समझ में नहीं आता हो, तो वो सीखेगा क्या? ये तो तीनों ही पार्टियां, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी, ये तो उस मदमस्त नशे में चूर थे कि महाराष्ट्र में तो हमने लोकसभा में हरा दिया, अब ये लोग जीत नहीं सकते। जब मोदी को हमने परास्त कर दिया, ये शिंदे कौन सी बला है, इस माइंडसेट से आपने इस चुनाव को अप्रोच किया। आपके नेता एक के बाद एक जाते रहे, विरोध दर्ज कराते रहे, लेकिन आपने नहीं सुनी। आपको जननायक बनने का राहुल गांधी को जो है ये फितूर सवार दिमाग के अंदर था। आप कम सीट पे लड़ते रहे, आप हर जगह उन शिवसेना उद्धव ठाकरे के ब्लैकमेल से ब्लैकमेल होते रहे। तो ये चीज तो होना ही था। आज कांग्रेस पार्टी की ऐसी स्थिति हो गई है कि जो गांधी परिवार क्या कह रहे हैं, चौहान साहब का नेतृत्व बहुत वीक है। वो नाना पटोले के बारे में थोड़ी बोल रहे, वो तो राहुल गांधी के बारे में बोला जा रहा है। तो ये जो राहुल गांधी को पता नहीं किसने ये दिमाग में ये फितूर दे दिया है कि खटाखट खटाखट जाकर के करेंगे, जाकर के कास्ट सेंसस की बात करेंगे, ओबीसी रिजर्वेशन की बात करेंगे, संविधान बदला जा रहा है उसकी बात करेंगे, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है उसकी बात करेंगे, अडानी अडानी चिल्लाएंगे। लीजिए, अडानी अडानी का फल मिल गया आपको। मतलब आप जिन जिन मुद्दों को लेकर देश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपको लगातार रिजेक्ट किया जा रहा है। और आप इतने बड़े महापुरुष हैं कि पब्लिक के द्वारा रिजेक्ट की गई ये चीजें वो आपको दिखती नहीं है। आपकी जिद आपके सिर पे बढ़ चढ़ के बोल रही है कि नहीं, हम नहीं सुधरेंगे, हम गलती जो है करेंगे। तो ये सारी चीजें झारखंड में फ्लुक में आप निकल गए, क्योंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत है, कांग्रेस पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है।
कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। राजस्थान में आप हर जगह से सफाचट हो गए। तो ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स राहुल गांधी जो करते हैं ना, उससे उनको छुटकारा पाना पड़ेगा। राहुल गांधी का नेतृत्व फिर सवालों में। अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचे हैं महाराष्ट्र हार के बाद? देखिए, विकल्प तो कांग्रेस के पास हमेशा ही है। हिंदुस्तान की राजनीति में जैसे पहले कांग्रेस केंद्रित राजनीति होती थी, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी केंद्रित राजनीति है। अगले 20-25 सालों तक भाजपा केंद्रित राजनीति रहेगी, भाजपा राजनीति के केंद्र में रहेगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बने, भारतीय जनता पार्टी अकेली बड़ी पार्टी बने, जीत कर आए, उसकी सरकार बने, या उसके सहयोगी पार्टी भी उनके साथ मिले, गठबंधन की सरकार बने। अभी लंबे समय तक यही चलेगा और कांग्रेस भी लंबे समय तक ऐसे ही रही। पहले अकेले कांग्रेस बहुमत लाती थी, सरकार बनी उसकी, कांग्रेस सत्ता पक्ष में भी, कांग्रेस विपक्ष में भी। यानी कि पार्लियामेंट में ऐसी स्थिति रहती थी नेहरू ईरा में कि कांग्रेस ही सत्ता पक्ष में है और सवाल भी कांग्रेस के नेता ही उठाते हैं, क्योंकि विपक्ष के किसी नेता के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि सवाल उठाने के बावजूद भी एक छोटा सा विधेयक भी हम पारित करवा सकते हैं। तो कांग्रेस ही विपक्ष में रहती थी कि कम से कम धार मिलता रहे, पार्लियामेंट में डिबेट होता रहे। क्या हुआ, जब थोड़ी सी परेशानी बढ़ी तो उसी समय कामराज प्लान आया कि कांग्रेस को लगने लगा कि देखो हम संगठन के स्तर पर कमजोर हो रहे हैं। सत्ता तो है हमारे पास एक सामान्य तरीके से अभी की स्थिति में पॉपुलर लीडर भी है, लेकिन संगठन कमजोर होती जा रही है और उस पर हावी कौन हो रहा है? कुछ दक्षिणपंथी पार्टियां और कुछ वामपंथी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां भी उभर कर सामने आ रही है। तो कामराज प्लान लाया गया कि कुछ बड़े बड़े नेता जो दिल्ली में बैठकर ये मंत्रालय संभाल रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में जाओ और संगठन संभालो। अब कांग्रेस की स्थिति देखिए, इतने साल हो गए, कांग्रेस के संगठन में क्या चल रहा है? कांग्रेस सेवा दल हुआ करता था, उसको भंग कर दिया गया। ये यूथ कांग्रेस नाम की संगठन है, नाम का इसका कुछ काम धाम है नहीं। ये राहुल गांधी के कुछ चमचे हैं जिनको बढ़ा दिया जाता है, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। और इस यूथ संगठन को किसी भी राज्य में देखिए कि यूथ कांग्रेस ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, यूनिवर्सिटी के लेवल पर, छात्रों के लेवल पर कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे छात्र इनके साथ जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं। इन संगठन के इन छोटी छोटी इकाइयों को अगर इकट्ठा नहीं करोगे तो भारतीय जनता पार्टी, जिसका अपना भी संगठन है और जिसके साथ संघ का भी पूरा संगठन बना हुआ है, तो उसको हराना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कुछ कुछ जगहों पर आप जीतते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहेगी तो उसके खिलाफ भी कभी न कभी एंटी इनकम्बेंसी होगा, जैसे कर्नाटक में भी हुआ, जैसे हिमाचल में भी छोटे मोटे मार्जिन से ही, लेकिन कांग्रेस जीत गई। लेकिन आप उम्मीद नहीं कर सकते लगातार जीत की, जैसे भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से लगातार जीत रही है। 18-20 स्टेट में सरकार लगातार जीत है, बीच बीच में हार होती है। उसी तरीके से कांग्रेस लगातार हारती है, बीच बीच में कहीं कहीं जीत जाती है। तो अभी तो पहले राहुल गांधी को, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हार हमारी वजह से, हमारे संगठन की वजह से हो रही है। और अगर यह स्वीकार करेंगे तो सुधार की गुंजाइश बनेगी। स्वीकार ही नहीं करोगे, जब जब हारोगे उसके बाद ईवीएम पर ठिकरा फोड़ोगे, उसके बाद लोकल लीडरशिप पर ठिकरा फोड़ोगे। दिल्ली में बैठे हुए सारे ये जो राज्यसभा के सांसद, ये करते क्या है? राज्यसभा क्यों भेजा जाता है इन लोगों को? क्योंकि आप पार्टी के बड़े नेता हो, आपको कोई एक लोकसभा तक सीमित नहीं किया जाएगा। आप संगठन को बेहतर बनाने के लिए अपनी भूमिका लो। लेकिन ये लोग यहां बैठकर राहुल गांधी की चमचागिरी करेंगे, कहीं संगठन बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा तो हार तो लगातार होगी। कांग्रेस में इस बात की चर्चा है और इस बात के लिए राहुल गांधी के रवैये पर सवाल भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को इनडायरेक्टली ही सही संभाल रहे हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए? क्योंकि G23 वाले ने तो यही कहा था कि सोनिया गांधी अध्यक्ष नहीं हो सकती है, अंतरिम अध्यक्ष थी उस समय, क्योंकि वो बीमार रहती है, बुजुर्ग हो चुकी है, वो मीटिंग भी नहीं ले पाती है समय समय पर। अब ऐसे में आपने क्या किया? जब परिवर्तन करना था तो आपने एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को
कमान संभालने के लिए दे दिया, जो कि चुनाव प्रचार में जाने से पहले उनके घुटनों में दर्द हो जाता है, कभी बोलते बोलते बेहोश हो जाते हैं। ये मीटिंग क्या लेंगे, इनकी मेमोरी पावर कमजोर हो गई है, अपने नेताओं को पहचान नहीं पाते हैं, बोलना कुछ होता है बोल कुछ और देते हैं। इस उम्र में इनको रिटायर करना चाहिए। एक यूथ लीडर, जैसे राहुल गांधी कहते हैं हम यूथ हैं, ऐसे एक वाइब्रेंट यूथ लीडर को कहीं से उठाकर लाओ, अपने संगठन से चुनाव करवाओ, उसको ऊपर लाओ और पार्टी के संगठन को बेहतर करने के लिए पहले एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा बनाओ जो सिर्फ राहुल गांधी की चापलूसी न करे, प्रियंका वाड्रा के पीछे न घूमे, सोनिया गांधी से बात न करे, बल्कि स्वतंत्र तरीके से नेतृत्व संभाल सके। ऐसा हो नहीं रहा, इसलिए राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस में विस्फोटक स्थिति है। मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस को अब गांधी मुक्त, या कहें कि गांधी परिवार से मुक्त करना होगा, तभी कुछ कमाल होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे का अब क्या होगा? महाराष्ट्र में जिस तरह से शर्मनाक हार उद्धव ठाकरे को मिली है और शिंदे को यहां पर बता दिया कि वही असली वारिस हैं बाला साहब ठाकरे के। देखिए, उद्धव ठाकरे इज ए जेंटलमैन। जो लोग उसको जानते हैं वो कहते हैं वो राजनीति के लिए बने नहीं है। कैमरा वैमरा उठा करके वापस उनको जाना चाहिए। पार्टी टूटी तो बड़े ही तैश में आकर के उन्होंने कहा कि हम घर घर जाएंगे, शिवसेना को फिर से इकट्ठा करेंगे। आज ही इसको प्रूव करना था उनको। शरद पवार का भी यही हाल था। वो जब पार्टी टूटी तो 3 दिन लगातार वो अलग अलग इलाकों में घूम रहे थे कि हम पार्टी को फिर से इकट्ठा करेंगे। सारे लोग लग गए। कल का रिजल्ट बता दिया कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में ये आउटडेटेड हो गए। द पीपल हैव रिजेक्टेड बोथ ऑफ देम। ये खत्म हो गए। एनसीपी के लोगों ने अजित पवार में भी भरोसा दिखाया, शिव सैनिकों ने शिंदे में भरोसा दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही चालाकी से परिवारवाद का खात्मा किया है। परिवारवाद में कुछ लोग अजित पवार का नाम जोड़ लेंगे, मैं उससे परिवारवाद की कैटेगरी में नहीं रखता। कारण मैं बता देता हूं। अगर आप बेटे भी हैं, आप रिश्तेदार भी हैं, लेकिन अगर आप लगातार राजनीति करते चले आ रहे हैं और अपने दम पे आप कोई पॉलिटिकल पद हासिल करते हैं, तो वो परिवारवाद की कैटेगरी में नहीं आएगा। परिवारवाद की कैटेगरी तब लागू होती है जब बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द सन और द डॉटर आपको वो चीज जो है विरासत में मिल जाए। जैसे राहुल गांधी है, आपके पास क्वालिफिकेशन एक ही है कि आप सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बेटे हो, उसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन है, कोई आपने कोई जद्दोजहद नहीं की। शरद पवार की बेटी बन जाएगी, वो परिवारवाद हो जाएगा। बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे पार्टी के चीफ बने, ये परिवारवाद है। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, वैचारिक सांगठनिक उत्तराधिकारी कोई और होगा, बाकी पैसे वैसे को आप ले जाओ, उसके जमीन जायदाद घर सब रख लो, कोई इशू नहीं है, आप बेटे ही कहलाओगे। लेकिन पॉलिटिकल जो सक्सेसर होगा वो विचारधारा के आधार पे होगा। तो ये तो नॉर्मल एक सिग्नल महाराष्ट्र से मिल गया। उद्धव ठाकरे के पास अब कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है। उद्धव ठाकरे को तय करना पड़ेगा कि वो किधर रहना चाहते हैं, और शायद उनका मन बदल भी गया हो, क्योंकि जिस होप के साथ ये लोग सोच रहे थे कि वे मुसलमान आ जाएंगे, मराठा आ जाएंगे, हिंदू भी आ जाएंगे, कांग्रेसी भी आ जाएंगे, सेकुलरिस्ट भी आ जाएंगे, सोशलिस्ट भी आ जाएंगे, वामपंथी भी आ जाएंगे, हमको कौन हराएगा? शिव सैनिक ही नहीं रहे तुम्हारे साथ। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन समस्या राहुल गांधी की और उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी जो फिलहाल है, जिसको कह सकते हैं कि क्लियर एंड प्रेजेंट प्रॉब्लम, वो ये है कि शीतकालीन सत्र परसों से शुरू होगा। जी बिल्कुल। और वहां किस मुंह से शिवसेना के लोग वक्फ बोर्ड के ऊपर अपने विचार को रखेंगे? राहुल गांधी क्या करेंगे? अब ये समझिए, जिस तरह का ये ऐतिहासिक जीत मिली है, वक्फ बोर्ड पार्लियामेंट में लाया जाएगा
पास भी कराया जाएगा। और नायडू ने तो वैसे ही ट्वीट कर दिया। तो जो दो बैसाखी बोल रहे थे, तो एक बैसाखी गिर गया नीतीश कुमार वाला, वो हरियाणा में, और दूसरा बैसाखी जो है वो गिर गया महाराष्ट्र में। तो नीतीश कुमार और ये सारे लोग मिलजुल कर इस देश में जो है वक्फ बोर्ड के खिलाफ वोटिंग करेंगे। विपक्ष पूरी तरह से लाचार है। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बात हो रही थी। शरद पवार क्या अब सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगे? वक्त आ चुका है। लेकिन उन्हें तो लेना चाहिए। उन्होंने तो पहले घोषणा कर दी थी कि अब हम एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका ये सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड था। उनके सलाहकारों ने कहा कि देखिए, आप ये मत समझिए कि लोकसभा चुनाव में आपको जो सीटें मिली है इस कारण मिली है कि अजीत पवार से लोग नाराज हैं या भारतीय जनता पार्टी से इतनी ज़्यादा नाराजगी है। इस कारण मिली है कि लोगों को नाराजगी कम, आपसे सहानुभूति ज़्यादा थी। आपके प्रति सहानुभूति थी कि देखो, भतीजे ने इनकी पार्टी तोड़ ली। आप दोनों बाप बेटी यही घूम घूम कर कह रहे थे कि हमारी पार्टी को वो ले गया और ले जाकर हमें ऐसे छोड़ दिया, जबकि हम उसे डिप्टी सीएम बनाए रखे थे। हमने उसे बहुत कुछ दिया। उसके बाद खुलकर आए अजीत पवार, और अजीत पवार ने भी कहना शुरू कर दिया कि ये शरद पवार जो बातें बोलते हैं या सुप्रिया सुले जो बातें बोलती है, इनको पहले इतिहास बता देना चाहिए हमारे परिवार का, कि हमारे पिताजी ने क्या किया था इनके लिए और दोनों राजनीति में क्या कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि शरद पवार ने हमें गोद लिया राजनीति में लाने के लिए, हम कोई भटके हुए थे, इधर उधर का काम कर रहे थे। और जैसे मुलायम सिंह यादव कह सकते हैं, लालू प्रसाद यादव कह सकते हैं कि हमने अपने भाई को, अपने भतीजा को लाया, वो नहीं कह सकते, क्योंकि उनके साथ वो भी खड़े हुए थे। जो राज ठाकरे बात करते हैं बाला साहब ठाकरे के लिए, कि बाला साहब ठाकरे और राज ठाकरे के पिताजी भी उन्हीं के साथ राजनीति करते थे। तो ये स्थितियां धीरे धीरे स्पष्ट हुई और शरद पवार के प्रति सहानुभूति कमजोर होने लगी, क्योंकि शरद पवार ने लगभग 10-15 सालों से केंद्र की राजनीति करना शुरू कर दिया था और सुप्रिया सुले को भी केंद्र की राजनीति में ले आए। अजीत पवार महाराष्ट्र का संगठन देख रहे थे और शरद पवार अचानक से उतरे मैदान में, अपनी बेटी के लिए बैटिंग करने लगे। उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा की और बाद में फिर से पलटी मार लिया। तो इतने दिनों में जो शरद पवार कर रहे थे, वो इस समय में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अंतिम तौर पर कहा, ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसमें सपोर्ट कर दो। सपोर्ट तो नहीं हुआ, लेकिन बेइज्जती बहुत बड़ी हो गई। यही शरद पवार हैं जो चुनाव आयोग से शिकायत करके सुप्रीम कोर्ट जाकर अजीत पवार को मजबूर किए कि आप अपने सिंबल के लिए सारे अखबारों में एडवर्टीजमेंट दो, कि ये सिंबल जो हमें मिली हुई है वो अभी तात्कालिक है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। ये शरद पवार ने करवाया कि ये सिंबल से ही चुनाव जीत जाएंगे, या सिंबल का ये चक्कर चल जाएगा महाराष्ट्र के अंदर, तो लोग सिंबल के आधार पर नहीं, अजीत पवार और शरद पवार के आधार पर देंगे। अब क्या कहोगे आप, ये सिंबल उनका है या आपका है? क्योंकि विधानसभा चुनाव है और उस विधानसभा चुनाव की बात करते हैं जहां पर ये क्षेत्रीय पार्टियां को सरवाइव करने का आधार मिलता है। लोकसभा चुनाव में इनकी भूमिका कितनी हो जाएगी? 5 सीट, 8 सीट, 10 सीट, 15 सीट से आप दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठ जाओगे। ये तो कांग्रेस की लंबे समय की राजनीति रही, यूपीए 1, यूपीए 2 में, जो छोटी छोटी पार्टियों को इतना महत्व दे दिया कि लगने लगा कि इनके बिना सरकार बन ही नहीं सकती है। तो अब शरद पवार को संन्यास तो लेना चाहिए, अगर नहीं भी लेंगे तो लेने को मजबूर किया जाएगा। अब या तो बच्चे कुचे जो एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी के नेता हैं, जयंत पाटिल जैसे नेता, उनके लिए भी सोचना पड़ेगा कि जयंत पाटिल को वो बनाते हैं, या फिर ये तो पूरा परिवार बोल रहा था, रोहित पवार को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दिया था, जयंत पाटिल गुस्से में थे। अब बच्चे खुचे जो लोग हैं वो भी इनके दरवाजे से चले जाएंगे। हो सकता है अजीत पवार के साथ ही चले जाए कि अब भविष्य महाराष्ट्र में एनसीपी का इन्हीं के साथ है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महाराष्ट्र को लेकर राहुल गांधी के गलत फैसलों का ही ये नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में निचले पायदान पर पहुंच चुकी है। राहुल गांधी न सिर्फ पार्टी को संभाल पा रहे हैं और न ही पार्टी के नेताओं को एकजुट रखने की ताकत और समझ रखते हैं, जिससे साफ है कि पार्टी में अब इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे की राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खिसक गई है। महाराष्ट्र में विपक्ष को मिली शर्मनाक हार से साफ है कि विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।